हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज से हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती से संबंधित प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि एएसओ, यूपी-ट्रिपल-एससी की एएसओ सिर्फ यूपी-ट्रिपल-एससी नहीं कराता है। एएसओ के बारे में अगर हम बात करें यहाँ से, तो एएसओ की जो भर्ती है उसको कौन कौन कराता है। एएसओ की भर्ती जो है यूपी-ट्रिपल-एससी कराता है, यूपी-ट्रिपल-एससी। उसके अलावा बात करें तो आपका यूपीपीएससी, आपका राजस्थान जो है आरपीएससी। इसके अलावा कई अदर स्टेट कराते हैं, ये सारे एग्ज़ाम कराते हैं। एएसओ की बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती होती है, बहुत अच्छी, और ग्रेड पे लेवल जो इसका 4200 से स्टार्ट होता है। तो 4200 तक के ग्रेड पे की जो भर्ती है वो एएसओ की यूपी-ट्रिपल-एससी को मिला है। इसके ऊपर की भर्ती यूपीपीएससी के माध्यम से होती है। ईपीएफओ की भर्ती आप सभी को पता है, संघ लोक सेवा आयोग कराता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट, सहायक लेखाकार, कोषागार, इसकी भर्ती यूपी-ट्रिपल-एससी द्वारा आती है। पिछली बार काफ़ी पोस्टें खाली कर चली गई थी ओ लेवल की वजह से, लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पे ये 3 प्रमुख भर्तियाँ जो हैं, एएसओ की भर्ती कौन कौन कराता है, और जो अकाउंटेंट एंड जो हम आज से कॉमर्स शुरू करेंगे वो आपको कुल मिला के कम से कम 3 भर्तियों पे फोकस करेगा। एक एएसओ होगा, एक ईपीएफओ होगा, और अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ट्रेजरी। यहाँ से करीब आपको हम बता दें कि एएसओ में तो 30 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे अकाउंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन के आसपास मेजर, लेकिन हालांकि पिछली बार 60 क्वेश्चन थे, जिसमें कि 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स थे और 40 क्वेश्चन आपके कॉमर्स के थे। तो यहाँ से ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अकाउंटिंग से, कॉमर्स से संबंधित चीज़ों को पढ़ना, और पढ़ने के अलावा आपको यहाँ पे समझना भी ज़रूरी है। अब हम चलिए अभी बात करते हैं अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। देखिए, अकाउंटेंट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लुका डी पैसियोली, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है और बहुत परीक्षा में नहीं पूछे, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को इंटर से पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी आप पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पे चीज़ों को आपको लेवल बदलना होगा। प्रश्न कैसे बनते हैं, सबसे बड़ी बात है प्रश्न कैसे बनते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है। देखिए, ग्रेजुएशन आपने दिया होगा, ग्रेजुएशन में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो आप इधर उधर भी कर देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप निश्चित रूप से फंस जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं, अकाउंटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की फिर बात करेंगे। तो अकाउंटिंग, अगर हम अकाउंटिंग की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 2 चीज़ें हैं, अकाउंटिंग लेखा शास्त्र, या आप यहाँ पे कह सकते हैं अकाउंटिंग को शुरुआत में जो है ये बुक कीपिंग के क्षेत्र में था। बुक कीपिंग से शुरुआत हुई। बुक कीपिंग की ज़रूरत क्या पड़ी इन सब अकाउंटिंग की, इन सारी चीज़ों की, ये चीज़ जानना आपको ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ही चीज़ों के बनती हैं। एक आपका हो जाएगा बुक कीपिंग हो जाएगा, दूसरा अकाउंटेंसी हो जाएगा, अकाउंटेंसी। अब ये क्या हुआ कि बुक कीपिंग जब बात करें तो ये प्राचीन काल में क्या हुआ कि जो व्यवसाय होते थे तो क्या होता था कि व्यवसाय जो, अब आप मान लीजिए कि कोई सिंपल सी दुकान, हम आपको एग्जाम्पल्स के रूप में समझा रहे हैं, कोई सिंपल दुकान है, वहाँ पे क्या हुआ कि छोटी दुकान है, वहाँ पे 1-2 कस्टमर उधार लेते हैं तो वो नोट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही कुछ बड़ी दुकानें होती हैं तो कोई उधार ले गया। अब देखिए, व्यवसाय की प्रकृति है, उधार देना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ कि उधार दे दिया उसने। अब क्या हुआ कि बड़ी दुकान है तो कई लोग उधार ले जाते हैं, तो उसको याद रखने के लिए क्या हुआ कि उसको याद रखने में कठिनाई हुई, ट्रांजैक्शन जो होते थे उसको याद रखने में कठिनाई हुई। तो क्या हुआ कि इसी मुश्किल को दूर करने के लिए क्या हुआ कि जो व्यापारी होता था वो एक किताब या एक रजिस्टर बना लिया, जिसमें कि वो नॉर्मल लेखे करने लगे, यानी कि जो भी चीज़ें जो उधार ले जाता था उसको एक जगह लिखने लगे। वही बुक कीपिंग हो गई कि जो लेखा जोखा होता था व्यवसाय का या उधारी होती थी उसको एक जगह लिख लिया गया। अब ये बुक कीपिंग हो गया, साधारण एक रिकॉर्ड हो गया। अब जैसे बुक कीपिंग के बाद अब अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। तो बुक कीपिंग में क्या होता था, क्या नॉर्मल ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखा जाता था। क्या लिखा जाता है, ट्रांजैक्शन जो भी होते थे। अब अकाउंटेंसी में क्या हुआ कि अकाउंटेंसी में चीज़ों को क्या हुआ कि अब चीज़ों को बदली गई। यहाँ पे सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन होगा तो ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग, या सिंपल से बात है, एक ट्रांजैक्शन लिख लिया जाता है एक रजिस्टर में या कहीं भी लिख लिया जाता है। इसके लिए अलग अलग खाते, जो भी अलग अलग व्यापार के स्तर की बात होती है तो वहाँ पे हो जाता है।
ट्रांजैक्शन, नॉर्मल ट्रांजैक्शन एक जगह लिख लिया गया, उसके बाद उसका क्या किया जाता है, लेखांकन किया जाता है। लेखांकन कैसे होगा, जैसे अब लेखांकन में दो पार्ट होते हैं, एक पता है डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे लेखांकन के लिए आपको, किसी भी लेखांकन के लिए आपको ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है, और ट्रांजैक्शन हमेशा मौद्रिक रूप में होना चाहिए। वो किसी वस्तु के रूप में जो मुद्रा के रूप में व्यक्त की वही ट्रांजैक्शन हो सकता है। यहाँ पे हालांकि आप जो बार्टर सिस्टम है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन की आप सभी के सामने बात हो गई। अब ट्रांजैक्शन के बाद जब आया कॉन्सेप्ट जो है ट्रांजैक्शन को अब विनिमय कहेंगे हिंदी में, और यहाँ पे इसके बाद अब आएगा आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब अब आपका यहाँ से लेखा जोखा शुरू होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेखा शास्त्र हो जाएगा, लेखा हो जाएगा, लेखा जोखा या लेखा शास्त्र। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ट्रांजैक्शन के बाद आपकी अकाउंटिंग होगी, उसका आप लेखा जोखा करेंगे। अब जब लेखा जोखा आप कर लेंगे तो क्या तैयार कर लेंगे आप, अब इन सारे लेखा जोखों को एक जगह रख लेंगे, तो जिसका होगा तलपट कहलाएगा। तलपट में क्या होता है कि समस्त व्यापार का एक जगह पे जो ट्रांजैक्शन हुए रहते हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और उनका मैचिंग किया जाता है, कितने जो इनकम हुए, कितने एक्सपेंसेस हुए, उसको मैचिंग किया जाता है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तलपट को जो जब बना लेंगे तो तलपट हमारा क्या करता है कि अंतिम खाते के रूप में हमारा काम करता है। या यहाँ पे लेखाकर्म के सौदों की जांच, यहाँ पे जब लेखा शास्त्र या अकाउंटिंग के माध्यम से जो सौदे यहाँ पे हुए रहेंगे इनकी जांच कर लेंगे। उसके बाद क्या होंगे, अब तलपट बना लेंगे हम। तलपट में जो होगा व्यापार जो आए गए हैं, यानी कि जो इनकम है एंड एक्सपेंडिचर है, सारे चीज़ उनको हम कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब तलपट के बाद विभिन्न खातों का जो मिलान कर लेंगे और वहाँ पे समायोजन करेंगे, विभिन्न खातों का समायोजन। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिख गई हैं, तो कुछ विभिन्न खातों का समायोजन यहाँ पे कर देंगे तलपट के माध्यम से। अब समायोजन हो गया तो अब ये चीज़ें हो गई। अब अंतिम क्या बचता है, अंतिम हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो अंतिम जो हो गया, अंतिम खाते हो गए, यानी कि फाइनल अकाउंट्स हो गए। अंतिम खाते इसमें आ जाएंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा, अंतिम खाते के रूप में आ जाएगा अंतिम खाते। अब अंतिम खाते में आपको क्या क्या कौन कौन से खाते, एक तो व्यापारिक खाता आता है। अंतिम खातों की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रकार के खाते आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक हो जाएगा व्यापारिक खाता हो जाता है। व्यापारिक खाते में क्या होता है कि नॉर्मल जो व्यापार हुई, कितनी वस्तुएं खरीदी गई और कितनी बेची गई, या कितने मैन्युफैक्चरिंग में कितनी वेजेज लगी, वो तो व्यापारिक खाता हो जाएगा। इसमें पहला व्यापारिक खाता बनता है जिसमें कि ग्रॉस प्रॉफिट आप देखते हैं या ग्रॉस लॉस देखते हैं। वहीं पे अब इसके बाद लाभ हानि खाता बनता है। लाभ हानि खाते में क्या होता है कि लाभ हानि खाते में नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकालते हैं, यानी कि जो अदर एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन के अलावा जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उसको जानने के लिए, उसको एक्सपेंसेस एंड यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट निकालने के लिए लाभ हानि खाता बनाते हैं। इसमें तीसरा और अंतिम खाता जो होता है बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जिसे आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हैं अकाउंटिंग के, आप इसको समझ लीजिए। बस इतना ही आपको अकाउंटिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये सारे क्रम किस प्रकार से होंगे, क्या शुरुआत होती, इस सारी चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आखिर कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, कन्वेंशन का क्या मतलब होता है, ये चीज़ आप सभी के लिए जानना जरूरी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन परीक्षा में पूछेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है। सिलेबस में आपका कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन बहुत चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो लेखांकन की जो प्रथाएं हैं, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, प्रथाएं, प्रथाएं। अब अकाउंटिंग की प्रथाएं क्या हो सकती हैं, अकाउंटिंग की प्रथाएं कैसे हो, कोई भी चीज़ करने के लिए उसमें मेजर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो चीज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, जैसे कि आपको क्या है कि आपको मान लीजिए कि क्या बनाना है, कि हलवा बनाना है, तो हलवा के लिए आपको क्या चाहिए, बेसिक कम से कम आपको अगर गाजर का हलवा बना रहे हैं या सूजी का बना रहे हैं, तो गाजर का हलवा बनाने के लिए आपको कम से कम बेसिक जो चीज़ है वो गाजर होना आवश्यक है। इसी प्रकार से प्रथाएं वही चीज़ हैं जो प्रथाएं जिस किसी चीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं, यानी कि जो मान्यताएं या प्रथाएं होती वो सेम वैसे ही जो बेसिक चीज़ें होती वो प्रथाएं होती हैं, यानी कन्वेंशन होता है या कॉन्सेप्ट को जो अवधारणा कहते हैं ये आपका हो जा रहे हैं। तो ये आपका कन्वेंशन जो होता है वो अवधारणाएं, और कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट आपका अवधारणाएं हो जाता है। अवधारणा क्या है, किसी चीज़ के बारे में अवधारणा क्या है,
और यहाँ पे प्रथाएं जो होती हैं वो कन्वेंशन होता है। तो अब हम इसको दो भागों में अध्ययन करेंगे, कैसे करेंगे अब इसको हम चलिए देख लेते हैं। तो एक क्षेत्र में हम लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं जो कि अवधारणा होगी, यानी कि कॉन्सेप्ट, या इसको हम दोनों को इस प्रकार से कुछ देखेंगे। देखिए पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, देखिए हम यहाँ पे बहुत चीज़ें नोट करके आपको नहीं दिखाएंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कन्वेंशन हो जाएगा। कन्वेंशन के लिए आपको क्या करना होगा, कन्वेंशन का प्रथाएं, कन्वेंशन प्रथाएं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी अवधारणा है अकाउंटिंग में, ये चीज़ ज़रूरी है। तो अवधारणाओं की अगर हम अकाउंटिंग में चलते हैं तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी चीज़ के लिए आवश्यक होती है। जैसा कि हमने आपको अवधारणा की बात की, तो हमारे समाज की अवधारणा किसी भी चीज़ के लिए कैसी है, अगर लड़कियां रात में घर से बाहर निकलती हैं तो उसकी अवधारणा क्या हो सकती है समाज की, कि वो या तो गलत करने जा रही है या किसी ज़रूरी काम से जा रही है। तो एक जो बेसिक चीज़ होती है अवधारणा, वो चीज़ होती है, उसको आप समझ लीजिए। अब कौन कौन सी अवधारणाएँ हैं, मेजर जो अवधारणाओं की बात करते हैं तो इसको कुल मिला के हम 12 अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। 12 अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे, कुल जो है होगी 12 होगी, कुल 12 होगी। लेकिन इसकी जो है इसका कोई निश्चित नहीं होता है संख्या, जो मेन है उसको आपको देखना है। वहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, अब अवधारणा ये ऑप्शन में ये प्रश्न नहीं बनेगा कौन कौन से अवधारणाएं हैं, 3 ऑप्शन नहीं दिया, एक दे दिया तो ये अवधारणा कौन सी अवधारणा है अकाउंटिंग की, ये नहीं होगा। ये इंटरमीडिएट लेवल का प्रश्न है, या ये बहुत पूछेगा तो आपको अकाउंटेंट में पूछेगा, ये आपका एएसओ में नहीं पूछेगा, क्योंकि एएसओ हायर लेवल की जो है परीक्षा होती है। और वहीं इससे ऊपर आप जाएंगे तो ईएफओ या फिर जब यूपीपीएससी कराएगी तो इससे भी ऊपर जाएगी, यानी कि वो डीप में क्वेश्चन कैसे करती है, ये चीज़ आपको जानना है। तो कुल 12 होंगी। तो चलिए हम पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ही बात कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो पहले जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, हमारी पहले जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉस्ट जो होगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि लागत अवधारणा। पहला क्या हो जाएगा, लागत अवधारणा। अब इसको हम कैसे देखते हैं लागत अवधारणा को, लागत अवधारणा। देखिए लागत अवधारणा के लिए आपको जानना जरूरी है लागत अवधारणा में क्या क्या आएगा। जैसे कि लागत अवधारणा, किसी चीज़ के लिए आप लागत लगाते हैं, उस चीज़ में लागत में क्या भविष्य में उसके दाम में वृद्धि या कमी हो जाती है, इस चीज़ को आपको जानना जरूरी होता है। अब भविष्य में दाम में कमी या वृद्धि होगी तो उसका आपके व्यवसाय, जैसे आपने व्यवसाय शुरू किया उसमें लागत आपने लगाई, क्या लगाई कि 50 मान लीजिए कि 1 लाख की आपने लैंड ली, 1 लाख की लैंड ली, यहाँ पे 1 लाख की आपने लैंड ली यहाँ पे, और 20 लाख आपने क्या किया, 20 लाख जो है आपने बिल्डिंग बनाने में खर्चा किया। अब आप सभी को पता है कि जब आदमी व्यवसाय करता है तो उसका एक समय निश्चित करके नहीं करता है कि आगे हमें 4 साल में व्यवसाय 4 साल के लिए करना है, यानी कि ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट होता है ये, कि जो हमेशा चलता रहे व्यवसाय का वो कॉन्सेप्ट होता है। तो लैंड की जो है आपको पता है कि अभी हमने व्यवसाय किया, 1 लाख रुपए ज़मीन में लगाया, फ्यूचर में इसकी कीमत 10 लाख हो सकती है, 20 लाख हो सकती है, 1 करोड़ हो सकती है। लेकिन हम जो है अपने अकाउंटिंग में है, अकाउंटिंग में इसका जो उल्लेख करेंगे 1 लाख ही करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमारा बिजनेस जो है ऑन गोइंग है, इसका जो कभी फाइनल होने की कभी उम्मीद नहीं रहती है, कब तक फाइनल होगा यानी कब बिजनेस बंद होगा, इसीलिए इसकी जो है रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं, पुनर्मूल्यांकन नहीं करते हैं, इसका घटा बढ़ा दाम नहीं लगाते। वहीं बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग की देखिए ज़मीन की कोई आयु निश्चित नहीं होती है, इसलिए जो आयु निश्चित होगी लागत कॉन्सेप्ट में होगी, और वो क्या होगा कि वहाँ पे आपका डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो आपकी लैंड हो गई है, मेजरली लैंड ही इसमें आती है, क्योंकि लैंड में आपका क्या हो जाएगा कि लैंड आपकी घिसती नहीं है, लैंड अगर है तो वो पड़ी रहेगी हमेशा के लिए। अब 20 लाख आपने बिल्डिंग में लगाई, बिल्डिंग की आयु निश्चित होती है कि यानी कि अगले 20 साल में ख़त्म हो जाएगी, 20 साल में बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगी, यानी कि अगर 20 लाख आपने लगाया है तो 20 साल में इसको क्या करना है,
राइट ऑफ करना है इसको, यानी कि इसको ख़त्म करना है। तो यानी कि 20 साल में प्रति वर्ष आप 1 लाख इस पर डिप्रीसिएशन लगा सकते हैं। इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो इसमें प्रति 1 साल में 1 लाख आप डिप्रीसिएशन लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट जो होता है, इसमें संपत्तियों का लेखा जोखा क्या होता है, लागत अवधारणा पे किया जाता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि लागत अवधारणा से जो प्रश्न है ये यही प्रकार से बनते हैं। तो ये आपका लागत अवधारणा हो गया। बेसिक चीज़ें आपको हमको उम्मीद होगी कि समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं मुद्रा कॉन्सेप्ट, मनी कॉन्सेप्ट। मुद्रा अवधारणा, मुद्रा अवधारणा क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न मुद्रा अवधारणा का मतलब मुद्रा माप अवधारणा। यहाँ पे आप अगर मुद्रा अवधारणा केवल कहेंगे तो आप एग्जैक्टली इसका, लेकिन मुद्रा माप अवधारणा करेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, अवधारणा। देखिए मुद्रा अवधारणा क्या होती है, अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि जिस चीज़ का मेजरमेंट आप मनी में कर सकते हैं उसी चीज़ का लेखा होगा। जिस चीज़ का आप मेजरमेंट मनी में नहीं कर सकते हैं उसका लेखा नहीं होगा। आपने 10,000 की मशीन खरीदी, उसका लेखा आप करेंगे। 20,000 का कोई अन्य सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदी, 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी, उस सारी चीज़ों का मेजरमेंट क्या होगा, मनी में होगा। यानी कि उसका आप आसानी से क्या करेंगे, लेखांकन कर पाएंगे। आपने कहा कि आप अपने बहन से या अपने भाई से, अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, ये हुआ। आपने कहा कि एक मज़दूर जो फैक्ट्री में काम करता है वो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, या मज़दूर बहुत मेहनती है। मेहनती को आप कैसे क्या करेंगे, कैसे लेखांकन करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अब सिंपल सा इसका लेखांकन कैसे होगा, अगर मज़दूर मेहनती हैं या वहाँ का स्टाफ मेहनती है तो क्या होगा, सिंपल सी चीज़ कि वहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्शन अधिक होगा और कास्ट क्या होगी, डाउन होगी। तो यानी कि अधिक प्रॉफिट ही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि मुद्रा मापने का वही अवधारणा हो जाएगा। लेकिन जिन चीज़ों को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं मनी में, उनका लेखांकन नहीं होता है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है मुद्रा माप का। यानी कि सिंपल सा बात यह है कि जिन चीज़ों को मुद्रा में मापा जा सकता है उन्हीं का जो है अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि अकाउंटिंग में लेखा जोखा होता है। जिनका मुद्रा में माप नहीं किया जा सकता है उसको आप क्या कर सकते हैं, उनका लेखांकन जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला जो है द्विपक्ष अवधारणा, 2 साइडेड जो कॉन्सेप्ट है, ये भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तीसरा देखते हैं द्विपक्ष अवधारणा। द्विपक्ष अवधारणा क्या होती है, इसको आपके लिए समझना जरूरी है। द्विपक्ष अवधारणा 2 तरीके से यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अकाउंटिंग में जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो 2 पक्षी होते हैं, एक से कुछ लिया जाता है, एक से कुछ दिया जाता है। एक पक्षी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अगर कोई चीज़ आई है, अगर मनी आपने दिया है तो उसके बदले में कुछ लिया होगा। आप मनी किसी को फ्री में नहीं दे सकते हैं व्यवसाय के कॉन्सेप्ट के अनुसार, इसलिए ये द्विपक्षीय अवधारणा यहाँ पे आती है। अब जैसे आपने क्या किया कि आपने कोई व्यवसाय शुरू किया, व्यवसाय आपने शुरू किया, 1 लाख जो होगी, 1 लाख जो है आपने कैश लगाया, 1 लाख कैश लगाया और प्लस 50,000 का आपने कोई मटेरियल लगाया। 50,000 का मटेरियल आपने लगाया, इतना लगा के आपने व्यवसाय शुरू किया। टोटल कैपिटल क्या हो गई, पूंजी जो इसकी हो गई कैपिटल। अगर आपने कितना लगाया इस पर, 1,50,000 आपने लगाया। एक 1,50,000 आपने लगाया। अब क्या किया कि आपको ज़रूरत पड़ी, आपने 1 लाख लगाया, 1 साल बाद या 6 महीने बाद आपको आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, आपको नीड पड़ी कितने की, मान लीजिए कि आपको ज़रूरत पड़ी 50,000 की, आपको ज़रूरत पड़ी 50,000 आहरण किया आपने व्यवसाय से, यानी कि व्यवसाय में आपने लगाया हो, आपने ही आहरण किया। तो अब देखिए इसकी कैपिटल कुल कितनी है, कैपिटल 1,50,000 हो गई। अब क्या किया व्यवसाय ने, क्या किया 50,000 आपको
क्या कर दिया, आहरण दे दिया, उधार दे दिया। तो कैपिटल किसकी, इसकी टोटल जो शीट हो जाएगी, बैलेंस शीट हो जाएगी, ये भी 2 लाख हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। किस प्रकार से यहाँ पे अमाउंट जो होगी वो बढ़ेगी, 1.5 लाख से आपका 2 लाख, यानी कि इसी प्रकार से चीज़ों को होता है। जैसे कि पूंजी प्लस दायित्व करके संपत्तियाँ होती हैं, ये व्यवसाय की दायित्व है, यानी कि ये जो 1.5 लाख रुपए आपने लगाया है वो व्यवसाय के लिए दायित्व है। वो आपके लिए क्या हो गया, आपने लोन दिया है, लेकिन व्यवसाय के लिए तो ये क्या है, कैपिटल है, यानी कि ये लाइबिलिटी है। कैपिटल आपको पता है कि लाइबिलिटी होती है। और जो ये आपने 50,000 रुपये आपने निकाल लिया, यानी कि आहरण किया है आपने, ये क्या हो गया, कैपिटल उसकी क्या हो गई कि जो बिजनेस की हो गई वो आपकी उसकी क्या हो गई, पूंजी हो गई। ये आप उसके दायित्व हो गए 1,50,000, ये क्या हो गए, दायित्व हो गए, और ये इसकी क्या हो जाएगी, पूंजी हो जाएगी। इसने दिया अपने व्यवसाय, तो टोटल जो बिजनेस का व्यवसाय हो गया वो पूंजी हो गई, वो 2 लाख हो गई। तो इस प्रकार से इसको कॉन्सेप्ट, इसीलिए यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी चीज़ कही जाती है जिसको कि आप नोट कर लीजिए, पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्ति होती है। अब यहाँ पे आप कहेंगे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा, तो आपको यही चीज़ जानना जरूरी है। आपने द्विपक्षीय अवधारणा में आपने सिंपल सी चीज़ें पढ़ ली, अब आपको पता नहीं है कि कैसे इसका जो सॉल्यूशन है, कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है कैसे होगा। यहाँ पे पूंजी हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी, पूंजी प्लस दायित्व हो जाएगा, दायित्व, ये कुल मिला के क्या हो जाएगी, संपत्ति हो जाएगी व्यवसाय की, क्या हो जाएगी, संपत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से द्विपक्षीय अवधारणा का पूंजी जितनी भी उसके व्यवसाय में आपने लगाई है वो व्यवसाय की पूंजी हो जाएगी, लेकिन उसने जो दायित्व यानी कि आप उससे पैसा ले रहे हैं तो वो व्यवसाय के पूंजी से आपने लिया है। तो इस प्रकार से संपत्ति, बहुत चीज़ें जो होंगी ये आपके संपत्ति हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ये द्विपक्षीय कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लागत एवं आय की अवधारणा। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, लागत एवं आय की अवधारणा। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हम इसको करा रहे हैं, लागत एवं, इसको तो आप समझ रहे होंगे, अवधारणा। लागत एवं आय की अवधारणा क्या होता है, सिंपल सी आप समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, कास्ट हो गया एवं इनकम हो गई। लागत की इंग्लिश क्या होगी, कास्ट होगी, और आय की इनकम हो जाए। देखिए आप व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, किस उद्देश्य से लगाते हैं। आप कोई भी व्यवसाय करते हैं इस उद्देश्य से करते हैं कि आप भविष्य में उसको पैसा क्या करें, वो आप उसको उससे कमा सकें। देखिए अगर जिस चीज़ में आप पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं लगाते वो व्यवसाय नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है, एनजीओ हो जाता है। यानी कि आप सेवा भाव से करने, वो सर्विस में भी पैसा लेते हैं, लेकिन एनजीओ जैसे टाइप के हॉस्पिटल जैसे हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, वो सारी एनजीओ में आती है। भले हालांकि वहाँ के आजकल के लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, व्यवसाय में जब लोग लगाते हैं, व्यवसाय का कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, लेखा जोखा आप करते हैं, इसलिए करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप लागत लगा रहे हैं तो उसमें पैसा कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए ये चीज़ आप करते हैं, यानी कि आय कमाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने हो गया है। चौथा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही आपसे चीज़ें, यहाँ से प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, लागत एवं आय है। तो व्यवसाय, यदि आपने किसी ने 50,000 रुपये लगाए तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, इस प्रकार से प्रश्न आसानी से यहाँ से बन सकता है। लागत एवं आय का हो गया। सत्यापन योग्य प्रमाण की आवश्यकता, वी क्या हो जाएगा, सत्यापन योग्य क्या हो जाएगा, सत्यापन जो योग होगा, प्रमाण की आवश्यकता। इसको भी आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है, प्रमाण की आवश्यकता। अब देखिए क्या होता है कि अवधारणा यहाँ पे होगी, जब आप व्यवसाय करते हैं, यानी कि बिजनेस आप जब करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब व्यवसाय आप करेंगे तो जब अकाउंटेंसी, यानी कि जब उसकी अकाउंटेंसी हो, देखिए जब एकाकी व्यापार होता है तो यहाँ पे प्रश्न अभी हम बताते हैं आपको कैसे बनता है। जो एकाकी व्यापारी होता है वो खुद सामान को खरीदता है, खुद बेचता है, सारा पैसा अपने पास रखता है, उसमें सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जितना कर रहा है अपने व्यवसाय के लिए ईमानदारी से कर रहा है। बट जब यही व्यवसाय हाई लेवल का हो जाता है, व्यवसाय का स्तर उच्च हो जाता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जब होते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है कि सारे काम अलग अलग लोग करते हैं, अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो अकाउंटिंग जब उन्होंने लेखा कर लिया, अब लेखा करने के लिए आपको कैसे पता कि उन्होंने जो लेखा किया वो सही है या गलत है, तो उसकी क्या होती है, क्रॉस चेकिंग होती है। जैसे अब आपने व्यवसायी
ने आप वहाँ पे चिट्ठे में या अकाउंटिंग में दिखाएगा 50,000 की फर्नीचर आई है, 50,000 की फर्नीचर। अब इसको कैसे शो करेंगे आप? जब अब लेखाकार जब यहाँ पर आएगा तो कैसे जांच करेगा? 50,000 देखेगा, 50,000 की फर्नीचर, फिर उनसे क्या मांगेगा? रसीद दिखाइए आपने 50,000 की फर्नीचर की। रसीद आजकल फर्जी बन जाती है, आप सभी को पता है। किसी दुकानदार के पास जाइए, वहाँ पे उसको 1,000-2,000 पकड़ाइए, 50,000 की रसीद काट देगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अब वो जाएगा, जो अकाउंटेंट है, लेखाकार है, वो दो चीज़ें करेगा। आप उसको 50,000 की फर्नीचर का प्रूफ दिखाइए कि 50,000 फर्नीचर आपने लाई है, तो वो कहीं तो उसका एग्जिस्टेंस होगा, कहीं आपने लगाई है। एक चीज़ ये होगा, इसको आप दिखाइए। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो लेखाकार होगा वो क्रॉस चेकिंग करेगा। क्रॉस चेकिंग कैसे करेगा? ये सिंपल सा जाएगा, आपकी रसीद से जिस दुकान से आपने लाया है वहाँ से भी क्रॉस चेकिंग वो करा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस प्रकार से भी बिजनेस हो सकता है, यानी कि इस प्रकार से क्रॉस चेकिंग, यानी कि सत्यापन योग्य प्रमाण की, जब सत्यापन करने के लिए योग्य प्रमाण की आवश्यकता होगी, ये चीज़ है। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे बन जाएगा? सत्यापन योग्य प्रमाण के लिए कौन कौन सा बिजनेस जो होता है उचित होगा? तो एकाकी व्यवसाय नहीं, पार्टनरशिप में भी बहुत कम आवश्यकता होती है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में इसकी अधिक आवश्यकता होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये 5th नंबर हो गया है। अब अगला कॉन्सेप्ट की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 5वां जो कॉन्सेप्ट हमारा प्रमुख रूप से होगा, पृथक व्यवसाय की अवधारणा। पृथक व्यवसाय की अवधारणा। अब यहाँ पे आप देखिए पृथक व्यवसाय की अवधारणा में क्या होगा। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई पर्सन है, यहाँ पे ये पर्सन है, मान लीजिए कि इसका नाम कर दीजिए राम कर दीजिए। राम ने पूंजी लगाई, क्या किया? एक व्यवसाय खोला, जो कि व्यवसाय इसका क्या है? अच्छा खासा बढ़िया इसका व्यवसाय इसने खोल लिया है और व्यवसाय इसका खूब चल रहा है। अब क्या होगा कि व्यवसाय क्या होता है? जब आप व्यवसाय करते हैं तो आपका उसमें कोई अस्तित्व तो नहीं होता, आप मालिक हो सकते हैं, लेकिन व्यवसाय की जो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे 50,000 डाला, ये आपके लिए क्या हो जाएगी? संपत्ति हो जाएगी। आपने लोन दिया है, लेकिन व्यवसाय के लिए संपत्ति नहीं होगी, व्यवसाय के लिए दायित्व होगा। पूंजी कहलाएगी, लेकिन बट ये क्या हो जाएगी? दायित्व, लायबिलिटी होगी आपके लिए, इसकी व्यवसाय की लायबिलिटी होगी। व्यवसाय अच्छा खासा चल रहा है तो क्या होगा कि जब जो नियम कानून है इसमें क्या कहते हैं कि राम का व्यवसाय से कोई सीधा संबंध नहीं है, राम अलग है। ये व्यवसाय आपने, व्यवसाय का नाम कर लीजिए आप, उसने राम कंपनी कर लीजिए, राम लिमिटेड आप कर लीजिए। इसमें राम लिमिटेड का अब राम से कोई संबंध नहीं है, ये पृथक एग्जिस्टेंस है। इसका लेखा जोखा सारा अलग होगा। राम का लेखा जोखा, राम इसमें से सैलरी ले सकते हैं, इसका लेखा जोखा रखेंगे पूरा कि व्यवसाय कितना हमारा कमा रहा है, कितना नुकसान में जा रहा है, इन सारी चीज़ों का। तो जो मनुष्य होता है, जो कंपनी खोलती है, इसकी अलग मोहर होती है। ये जो कृत्रिम व्यक्ति का इसके क्या है? स्वरूप प्रदान है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन का इसको दर्जा प्राप्त है, आर्टिफिशियल पर्सन यानी कृत्रिम व्यक्तित्व का। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट पृथक व्यवसाय की अवधारणा, यानी कि जो मानव होता है वो व्यवसाय से अलग होता है, इसीलिए व्यवसाय को एक आर्टिफिशियल पर्सन की संज्ञा दी गई है। इसका नाम अलग होगा, इसके सारी चीज़ें अलग होंगी, मोहर अलग होगी, इसका आधार कार्ड भी कंपनी का पैन कार्ड भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कितने देख लिए हैं? 6 देख लिए हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे चालू व्यवसाय की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा। देखिए आप क्या करते हैं, जब आप कोई व्यवसाय करते हैं, सारी नोट करते जाइए आप, जब आप व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय खोलने की सोचते हैं, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि व्यवसाय हमारा 2 साल बाद बंद हो जाएगा, 3 साल बाद बंद हो जाएगा, या हम उसे व्यवसाय बंद करेंगे। क्योंकि आप प्रॉफिट, किसी भी चीज़ से आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में हो, उसकी आप डेथ आप निश्चित नहीं कर सकते, यानी कि इस दिन ये व्यापार बंद होगा। कुछ व्यापार होते हैं कि लाभ कमाने के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल व्यापार होता है वो ऐसा कभी आप सोच के नहीं चलते हैं कि ये आपका जो व्यवसाय होगा वो बंद होगा इतने साल बाद। यानी कि व्यवसाय का जो कॉन्सेप्ट होता है ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि हमेशा सतत चलता रहेगा, सतत
चलने वाली प्रक्रिया व्यवसाय होती है। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि व्यवसाय हमेशा चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। इसी उद्देश्य से इसका क्या होता है, अब इसी उद्देश्य से इसमें जो लाभ हानि खाते निकाले जाते हैं, इसी उद्देश्य से निकाले जाते हैं कि चालू व्यवसाय है तो आप उसकी स्थिति जानने के लिए कुछ तो करेंगे। तो साल 2 साल में, साल में 6 महीने में अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से व्यवसाय का लाभ हानि, व्यवसाय की स्थिति जानने के लिए ये आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं। ये हो गया आपका चालू कॉन्सेप्ट की अवधारणा, जिसमें कि आपका ये भी हो सकता है कि इसीलिए इसमें आप अदत्त पूर्वदत्त, यानी कि आप अगर जानते हैं कि आप अगर आपको पता है कि अगले साल व्यापार बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, तो आप पूर्वदत्त तो नहीं करेंगे, पहले से कोई चीज़ें नहीं देंगे या अदत्त आप नहीं रखेंगे, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, समायोजन, एडजस्टमेंट, सारी चीज़ें आप व्यवसाय ह्रास, ये सारी चीज़ें चालू व्यवसाय की प्रक्रिया के ही थ्रू आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये सारी चीज़ें नहीं लागू होंगी। अब आगे हम बता दें लेखांकन अवधि की अवधारणा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। 6-7 चीज़ें हो गई यहाँ पे 8वां चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो अगला व्यवसाय होगा यानी कि लेखांकन अवधि की अवधारणा, ये आप कन्वेंशन अभी हम मिटा दे रहे हैं। लेखांकन अवधि की अवधारणा, लेखांकन अवधि की अवधारणा, अभी हमने जैसे बताया कि चालू व्यवसाय की अवधारणा है, ठीक उसी प्रकार से लेखांकन अवधि की भी अवधारणा होगी। यानी कि व्यवसाय जो होगा, व्यवसाय अब जब आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में चलेगा, इसका कोई डेथ निश्चित नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि व्यापार की स्थिति जानने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा। व्यापार की स्थिति जानने के लिए क्या करते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, लाभ हानि खाता, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें अकाउंट्स आप बनाएंगे। ये कब होती हैं, अवधि की अवधारणा, मतलब ये लेखांकन अवधि की अवधारणा आप निश्चित कर सकते हैं। 1 साल में आप लेखांकन जो ज़्यादातर होता है यही कॉन्सेप्ट होता है। कुछ लोग 6 महीने में भी बैलेंस शीट निकाल लेते हैं, कुछ लोग मंथली भी निकाल लेते हैं, मंथली। ये 3 प्रकार से निकाला जाता है ज़्यादातर व्यवसाय में। अब लेखांकन अवधि की अवधारणा का मतलब क्या होगा कि आप एक वित्तीय या तो ये अब भारत में जनरली अप्रैल से मार्च तक चलता है, कई व्यवसाय जो अपना है जनवरी से दिसंबर चलाते हैं, तो अलग अलग जुलाई से जून तक भी होता है। तो ये अलग अलग समय पीरियड की कोई इसमें जो, लेकिन नॉर्मल जो है अप्रैल से लेकर मार्च तक चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस प्रकार से लेखांकन का एक निश्चित पीरियड होता है। उस पीरियड में आप क्या करते हैं कि लेखांकन करते हैं, या ये 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने, जो भी होता है ये होता है। अब आगे हम बात करते हैं पूंजी अवधारणा, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं पूंजी अवधारणा। अगला जो हो गया है हमारा पूंजी अवधारणा। पूंजी अवधारणा क्या होगा, कैपिटल कॉन्सेप्ट। कैपिटल कॉन्सेप्ट में ये क्या होगा कि आपको पता है कि आपने व्यवसाय किया है, आप वहाँ पे कुछ पूंजी लगाएंगे, पूंजी वहाँ से आपको ज़रूरत पड़ने पे आप वापस भी लेंगे। तो आप पूंजी अवधारणा का मतलब क्या होगा कि जो व्यापार शुरू करने के लिए पैसा कम से कम कुछ लगाना जरूरी होता। पूंजी में आप नकद लगा सकते हैं, नकद लगा सकते हैं, माल लगा सकते हैं, सामान, अपने घर का सामान भी दे सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का क्या होगा, मूल्यांकन होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो पूंजी की वैल्यू, उसको वैल्यू कंपनी के जो मूल्य में होगा उसकी होगी, यानी कि उसकी लायबिलिटी होगी, आप जो भी देंगे। तो ये संपत्तियों का लाभ हानि खाते, इन सारी चीज़ों का हस्तांतरण पूंजी, जो लाभ हानि खाता होता है उसका क्या होगा कि ये पूंजी खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो पूंजी अवधारणा, जो आप व्यवसाय शुरू करते हैं, जो आप पूंजी लगाते हैं, पूंजी या तो आप उसको शेयर के माध्यम से, डिबेंचर तो आपकी लायबिलिटी हो जाती है, शेयर के माध्यम से जो आप कमा रहे हैं वो आपकी पूंजी होती है। यानी पूंजी नॉर्मली फिक्स होती है, आप उसे घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको आप घटाएंगे बढ़ाएंगे कैसे, पूंजी के ही रूप में, चाहे वो शेयर के माध्यम से हो, चाहे आप लोन के माध्यम से, चाहे जैसे हो, लेकिन वो आप पूंजी बढ़ाएंगे। अगर पूंजी में आप पैसा डालेंगे तो वही पूंजी होगी। अगर आप यहाँ पे इसके अलावा जो आप लाभ कमाते हैं वो आपकी पूंजी नहीं होती है, वो आपको ध्यान देना होगा। लाभ आपका पूंजी में नहीं आता, वो कैपिटल नहीं होता, वो 1 ईयर का जो होता है कंपनी का बैलेंस होता है, जो आपने अच्छा काम किया है उसका प्रतिफल होता है, जो आपने मेहनत की है, आपके व्यापार ने जो प्रगति की है उसका होता है। उसका कुछ प्रतिशत आप उसको सामान खरीद लेंगे, उससे कुछ लाभ से आपको सामान खरीद लेंगे, तो वो पूंजी में
सामान में, गुड्स में जाएगी, लेकिन वो पूंजी में उसका अमाउंट नहीं जुड़ेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो पूंजी जो है, यानी कि जो लाभ हानि है वो पूंजी में नहीं आता है। पूंजी जो आप लगाते हैं व्यवसाय की शुरुआत में, या उसको जब किसी माध्यम से बढ़ाते हैं पूंजी के नाम से, तभी आपकी पूंजी होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिया कि जो लाभ हानि है वो कौन से पूंजी अवधारणा में आएगी कि नहीं आएगी, तो फिर आप गलत करके आ जाएंगे निश्चित रूप से। लाभ हानि जो खाता का जो बैलेंस है वो आपका पूंजी में नहीं आएगा, ये चीज़ आपको पूंजी अवधारणा में नहीं आएगा। ये चीज़ हो गई। अब वसूली अवधारणा, वसूली अवधारणा सिंपल सी बात है कि जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप चाहेंगे कुछ उसमें से आए भी, क्योंकि आपने मेहनत की है। तो ये वसूली अवधारणा बिल्कुल ठीक वैसे ही है। आपने क्या किया कि जितना लगाया है कम से कम आप उसको ये सोच के चल रहे हैं कि आज नहीं कल हमारा क्या होगा, वो हमें रिटर्न मिलेगा। वही आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, वसूली होगी। अब आपने किसी से उधार लेके व्यवसाय में लगाया, या अपने पास से अपने घर बेच के, या कुछ भी किसी भी माध्यम से दोस्त से लेके आपने व्यवसाय में लगाया, तो आप निश्चित रूप से आप ये चाहेंगे कि उसका एक जो रिटर्न होगा हमें मिलेगा, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो होगी वो हमें मिलेगी, यानी कि उसका फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट होता है, यही वसूली अवधारणा, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अब अर्जित अवधारणा, अर्जित अवधारणा क्या होता है, इसको हम यहाँ पे अवधारणा को मिटा दे रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। अर्जित अवधारणा, देखिए ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अर्जित अवधारणा हो जाएगी, इसको हम एक साथ ले लेंगे। इसके अलावा जो एक और हमारा जो पॉइंट होगा वो जो होगा समरसता की अवधारणा होगी। समरसता की अवधारणा, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पे अर्जित अवधारणा का क्या हो जाता है कि जब आप व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय चालू करते हैं, तो वहाँ पे आप निश्चित रूप से कुछ अर्जन के लिए चालू करते हैं। बिना अर्जन के आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको ये समरसता का अवधारणा यहाँ पे करना पड़ता है। अब अर्जित अवधारणा में क्या होगा कि यदि कोई सौदा हुआ है तो उसका जो प्रभाव होगा वो आपके व्यवसाय पे पड़ेगा, चाहे वो इनडायरेक्टली पड़े या डायरेक्टली पड़े, लेकिन उसका जो होगा आपके व्यवसाय पे पड़ेगा। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। इसका प्रभाव आपकी संपत्ति या दायित्व पे पड़ेगा। जब अर्जित कोई चीज़ आप अर्जित करेंगे, तो आप अगर पैसा अर्जित करते हैं तो वो आपकी संपत्तियों में, चाहे वो अदत्त जो आय होगी आपने पहले से, या पूर्वदत्त व्यय, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट होगा ये आपका इसी में आएगा। आपने जो भी पहले अर्जित कर ली है व्यवसाय में, आपने पिछले एक सेकंड के लिए आप मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आपको क्या होगा कि आपने ऑर्डर प्राप्त किया, माल जो है अगले साल माल जाना है, उसका आपने ऑर्डर प्राप्त कर लिया, और उसमें क्या हुआ कि आपने 1 लाख का माल जाना है, उस व्यापारी ने क्या किया 50,000 आपने क्या एडवांस दे दिया, और माल अगले साल जाना है। तो ये अर्जित अवधारणा है। ये आपको, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट्स नहीं होगी। आप जब तक ये चीज़ राइट ऑफ नहीं होगी वो तब तक ये आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। इसको आपको समझना ज़रूरी है। अब अंतिम यही हमारी अर्जित अवधारणा हो गई, यानी कि जो आप पहले से कमाए रहते हैं वो एक लाइबिलिटी के रूप में होती है। अब समरसता अवधारणा की अगर आप बात करते हैं तो समरसता अवधारणा क्या है, यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना है कि समरसता जो अवधारणा है वो जो लेखांकन की है वो नवीन अवधारणा है। इसमें क्या होता है कि जो व्यापार की जो वित्तीय स्थिति है, जिनका वित्तीय स्थितियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि आप समरसता का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाईचारे की समरसता है। अब जैसे क्या हो गया कि कुछ चीज़ें हो गई समरसता उदाहरण में, जैसे आप नॉर्मल व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई आ गया, कोई आपका मित्र आ गया, या आपने कुछ चीज़ें मंगाई, कोई आपका कस्टमर है उसको गिफ्ट दे दिया आपने, इन सारी चीज़ों को, या भाईचारे प्रेम संबंध से थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है, तो उसको आप क्या करेंगे, समरसता उदाहरण में लगाएंगे। इसको मापन जो है, आपको जो आप रिलेशन बनाएंगे, इसका आप वैल्यू नहीं कर सकते हैं, इसका आप वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं पैसे में। इसी में क्या होता है कि यह कार्य जटिल होता है इसीलिए, लेकिन वर्तमान में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिलेशन व्यापार चलाने के लिए अच्छे संबंध होने जरूरी
जरूरी है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट में आएगा, समरसता अवधारणा में आएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हो गए हैं। करीब 12 कॉन्सेप्ट जो थे इंपॉर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से, ये हमने करा लिया है। ये दोनों इसमें से ये आप नहीं पढ़ेंगे, आपको हमने समझा दिया है, लेकिन अगर परीक्षा में पूछ लिया कि यह अवधारणा है तो आपको देखना जरूरी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, आप इनको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए अगर आप चाहते हैं तो, बस इतना चीज़ें होंगी। अब अगला जो है कन्वेंशन है, उसको हम अगली वीडियो में आप सभी के लिए करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही इसलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में कन्वेंशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। रोके थे।